लाहौर जाते ही खवातीन की तस्दीक करना, जो खवातीन के बारे से ताने कसे गए, और फिर उस दिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब अज़मा बुखारी साहबा के बारे में जो अल्फाज अदा किए गए, किसी मर्द को यह बात जेब नहीं देती। ये जो मिसोजिनी है ना, ये अब इंस्टिल हो गई हमारे अंदर। हम समझते हैं कि किसी को अटैक करना है तो सबसे पहले औरत पे हमला करो। शर्मनाक है और अफसोसनाक है कि आप औरतों को भी ऑब्जेक्ट समझते हैं। ये मैं शफी जान की बात कर रहा हूं, वजीर इत्तलात है एक सूबे का, वो एक और सूबे की खातून वजीर इत्तलात के बारे में जो बात करता है, क्या अपनी बहन के बारे में कर सकता है? अपने आप पे लाके ये बात सोच सकता है? और खवातीन को टारगेट करना, ये बुज़दिल लोग हैं। इनकी मैं आपको बुज़दिली का, मैं आपको अगर बताना शुरू करूं कि ये कितने बुज़दिल हैं, आप शर्मा जाएंगे कि ये इन लोगों के पास हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की। बुज़दिल शख्स हमेशा औरतों पे हमला करेगा, ये बात याद रखिएगा। औरत पे हमला हर वो शख्स करेगा जो अंदर से खोखला होगा और बुज़दिल होगा। ये किया शफी जान ने। तुम इतने अगर बहादुर हो तो जब टीटीपी का नाम मालिक साहब ने लिया तो तुम ठुस क्यों हो गए? अब तो मुकाबला करते हैं ना। मैं तो इधर बैठ के कहता हूं बतौर पाकिस्तान के वजीर इत्तलात के कि टीटीपी पाकिस्तान की दुश्मन है। इसका आखिरी दम तक, खून के आखिरी कतरे तक ताकुब करेंगे, इनको एलिमिनेट करेंगे। मैं एलिमिनेट का वर्ड यूज कर रहा हूं। है हिम्मत, है ताकत, करो बात। ये अल्लाह ताला का दिया हुआ हौसला है। ये वो कॉन्फिडेंस है जो हमें अफवाज पाकिस्तान के ऊपर, सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर और अपने उन जवानों के ऊपर है जो सुबह घर से निकलते हैं तो जान हथेली पर लेकर निकलते हैं कि पता नहीं वापस लौटना भी है कि नहीं। जिनकी माएं, जिनके घर वाले उनको रुखसत करते हुए ये दुआ के साथ भेजते हैं कि बेटा दुश्मन का मुकाबला करने जा रहे हो, खुशकिस्मत हुए तो शहीद होकर वापस आओगे और झंडा घर आएगा और वर्दी घर आएगी। ऐसे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। मगर आपका क्या किरदार है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का? ताने कसते हैं तो खवातीन पे कसते हैं। हमारा कल्चर है, मेरे गांव में कत्ल की दुश्मनी हो और मकतूल पार्टी की कोई खातून चल के कातिल के घर आ जाए तो हम कत्ल माफ कर दिया करते हैं। ये हमारा कल्चर है। हमारे बड़े हमें इसकी मिसालें देते हैं कि बहन बेटी चल के घर आ जाए तो कितना ही गंभीर मसला क्यों ना हो, हम उसकी इज्जत में, उसकी ताजीम में कत्ल भी माफ कर दिया करते हैं। और आपका किरदार यह है कि आप ताने कसते हैं खवातीन को, तजलील करने की कोशिश करते हैं खवातीन की, और जहां पे टीटीपी की बारी आती है तो वहां पे आप बैठ जाते हैं झाग की तरह कि रॉ की फंडिंग आती है, इंडिया की फंडिंग आती है। इस पे कोई शक नहीं है, मगर इनके मुंह से दो अल्फाज मजम्मत के भी अदा नहीं होंगे। चलाएं जरा। ताने कसते हुए तो तुम्हारी जबान फरावानी के साथ चलती है और फर चलती है, मगर जब तहरीके तालिबान पाकिस्तान की बात आती है तो घबरा के बैठ जाते हैं। मेरा एक सवाल है, जाहिद खान साहब बैठे हैं, ये एएनपी में बहुत अरसा रहे हैं। एएनपी ने जितनी लाशें उठाई हैं, मुझे बता दें, इफ्तिखार साहब के बेटे से लेके हारून बलोर से लेके बलोर खानदान पूरा, इन्होंने बशीर बलोर साहब, पूरा खानदान। आज भी हमारी बहन समर बलोर आके असेंबली में बैठती है, ताकत से बात करती है। खावंद खो दिया, ससुर खो दिया। इन्होंने कारकुनान की लाशें उठाई हैं, अपने साथियों की, भाइयों की, अपने प्यारों की लाशें उठाई हैं। ये बुज़दिली पता है क्यों है? ये डरते हैं कि हमारे पर हमला ना हो, और यही वजह है, अल्लाह करे किसी पर कभी कोई खुदकश हमला ना हो, मगर इन पर हमला इसलिए नहीं होता, इस एक सियासी जमात पे, ये मुबारक है, इन्होंने एग्जेम्पशन ली हुई है टीटीपी से, इन पर हमला नहीं होगा क्योंकि ये इस तरह की ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करते हैं। ये दहशतगर्दों से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं, ये उनकी सहूलत कारी करते हैं, ये उनको पनाहगाहें देते हैं, ये उनको वापस लेकर आते हैं और बसाते हैं। रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब के बाद दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, इसी जमात ने वापस लाके दहशतगर्दों को बसाया। इनका लीडर कहता था दहशतगर्दों को शहीद, उसके अकाउंट से फील्ड मार्शल के लिए, फौज के लिए तो तनकीदी बयानात आएंगे। एनाबेल गोल्डस्मिथ मरती है तो इतने बड़े बड़े कसीदे लिखे जाते हैं, मगर पाक फौज के किसी जवान के लिए, किसी मेजर अदनान के लिए,
किसी लांस नायक महफूज के लिए कभी आपको एक लफ्ज उनके अकाउंट से वो नजर नहीं आएगा, किसी सिक्योरिटी एजेंसी के किसी एहलकार के लिए नजर नहीं आएगा, क्योंकि एक एजेंडा है, डरते हैं, घबराते हैं, इनको वापस लाके बसाया। आज जो कौम खमियाजा भुगत रही दहशतगर्दी का, उसके पीछे कौन है? उसके पीछे ये तरीके इंतशार है जो टीटीपी का सियासी विंग है। मुझे कोई और नहीं कहने में कि पीटीआई टीटीपी का सियासी विंग है, और यही वजह है कि इनके तर्जुमान भी टीटीपी के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। यह है इनकी बहादुरी और यह है इनका हौसला। अभी किसी खातून के बारे में कहोगे, यूं फर 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 करके उस पर ताने कसेंगे, गलाजत जो है वो इनके मुंह से निकलेगी और बिलो द बेल्ट बात करेंगे। मगर जब टीटीपी की बात आएगी दहशतगर्द है ना, उसके पास असला है, खातून के पास तो असला नहीं होता, तो खातून के पास असला नहीं तो खातून को टारगेट कर लो। ये सोच है ना, मिसोजिनी इसी को कहते हैं। बट क्योंकि दहशतगर्द के बाद असला है तो भाई खामोश यार, टीटीपी में अच्छे लोग नहीं है, तुम कह दो, मैं कंडेम करता हूं, नहीं टीटीपी में अच्छे लोग भी हैं, चलो मुझे तुम 10 अच्छे लोगों का नाम बता दो जिनका ताल्लुक टीटीपी से। चैलेंज है, नेम 10 पीपल फ्रॉम टीटीपी जो प्रो पाकिस्तान है और जो अभी भी पाकिस्तान की मोहब्बत में जिनकी खिदमात हैं, बता दो। ये इनके हालात हैं कि ये अंदर से इतने खोखले हैं। अच्छा, अब गवर्नेंस की बात करते हैं। वफाक में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में आपको एफर्ट नजर आएगी गवर्नमेंट्स की तरफ से। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, बस स्टॉप्स बन रहे हैं मॉडर्न, जदीद तरीन आईटी के इदारे बन रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन हो रही है, पार्क्स बन रहे हैं, हर शोबे के अंदर तरक्की है। एक सूबा जिधर 12 साल से एक सियासी जमात की हुकूमत है, गवर्नेंस जमी बोस हो चुकी है। वो क्लिप चलाएं जहां पे इन्होंने जो है सिर्फ इन्होंने ये नहीं कहा कि मज़ार कायद भी हमने बनाया था और मीनार पाकिस्तान भी हमने बनाया था, बाकी इन्होंने तो कह दिया, चले देख लेते हैं ना। अब मैंने आपको पहले बताया कि ये कितने खोखले और कितने बुजदिल, एंड दे आर कावर्ड्स बेसिकली, ये कावर्ड हैं। और अब आपको मैं बताऊंगा कि गवर्नेंस में इनके क्या हालात है, कितने पतले हालात है। जरा चलाएं, जरा दिखाएं, जरा केपीके। एक शख्स जो कह रहा है कि लेडी रीडिंग हॉस्पिटल भी जो है तरीके इंसाफ ने बनाया है। मेरी अब हंसी नहीं रुक रही, मैं क्या करूं। पार्टीशन से पहले का हॉस्पिटल है, हयाताबाद मेडिकल कॉलेज भी तरीके इंसाफ ने बनाया है। अब देखिए, पहले मैंने आपको बताया कि बुजदिली और कावर्डिस जिसे कहते हैं वो कूट कूट के भरी हुई है। अब आए ये डेवलपमेंट की तरफ। आप लाहौर जाते, काश आप एक पूरा किताबचा प्रेजेंटेशन लेके जाते लाहौर, और लाहौर में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब को बताते कि मैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हूं, सोहेल अफरीदी, ये मेरा विजन है अगले साल के लिए, ये मैं 2 आईटी यूनिवर्सिटीज बना रहा हूं, एक पेशावर में बनाऊंगा, एक साउथ केपी में बनाऊंगा, ये मैं PKLI से सीखने आया हूं कि मैंने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट की एक फिल्टर हॉस्पिटल मैंने पेशावर में बनाना है, ये मैं देखने आया हूं कि पंजाब IT बोर्ड कैसे काम करता है, ये मैं देखने आया हूं कि आपने ये ग्रीन बसेस कैसे चलाई हैं, शहबाज शरीफ साहब का मेट्रो का ऑरेंज ट्रेन का सिस्टम आपने कैसे बनाया है, आपने फोरेंसिक लैब शहबाज शरीफ साहब ने इस दौर में बनाया था वो कैसे बनाया है, आपने जो सेफ सिटी के कैमरास लगाए हैं पेशावर में मैं नहीं लगा सका, मैं चाहता हूं कि मैं देखूं कि ये क्या मॉडल है जिसको शहबाज शरीफ साहब ने बनाया और मरियम नवाज शरीफ साहब आगे बढ़ा रही हैं। काश आप सिंध जाते तो उनके हेल्थ के निजाम को स्टडी करते और आप मुराद अली शाह साहब को, शर्जील मेमन को कहते कि जी हम स्टडी करने आए और ये हमारा विजन है, आओ बैठो। नारे लगाना, मेरे हाथ में कलम है, हबीब जालिब का स्पेलिंग भी नहीं आते और शेर बड़े बड़े पढ़ रहे हैं। नहीं तो मुझे ये बता देना तुम्हारे हाथ में कौन सा कलम है। ये स्कॉलर है, देखे ना, मेरे हाथ में कलम तो साफी बात करता है, लिखारी बात करता है, अदीब बात करता है, शायर बात करता है कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला। तुम्हारे हाथ में कौन सा कलम है? किसने ये कलम दिया तुम्हें? और ये कब से है तुम्हारे पास कलम? को बता दे, नहीं पता। बस सिर्फ शेर किसी ने कान में आगे पढ़ दिया कि जी शेर पढ़ दो, तो शेर पढ़ दिया जी, यूनिवर्सिटी में नारे लगवा दिए जी, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। और भाई ये यूनिवर्सिटीज बना के भी दिखाओ ना, गाउन पहन के, टोपी पहन के शेर पढ़ना तो बहुत आसान है। मगर मसला ये है कि क्योंकि गवर्नेंस जमी बोस हो चुकी है, तो ये नारेबाजी करने, ये बेसिकली कौन आर्टिस्ट होते हैं दुनिया में? आप लास वेगस जाएं, दुनिया के शहरों में जाएं ना, ये छोटे छोटी करतब कर रहे होते हैं। कोई आग निकाल रहा होता है मुंह से, कोई एक पहिए वाली साइकिल चला रहा होता है, कोई खरगोश निकालता है टोपी के अंदर से। ये उस तरह का है कि मैं इसके इमरान में मारा जाऊंगा, और इस तरह ये आप देखिए, इस तरह की ना आपको करतब करके दिखाएंगे हर दूसरे दिन।
जब आप पूछेंगे ना कि हेल्थ की फैसिलिटीज कितनी है, एजुकेशन की फैसिलिटीज कितनी है, यूनिवर्सिटीज कितनी है, चले मुझे बता दें, लेट्स टॉक अबाउट बेनजीर हॉस्पिटल। 13 साल से वहां पे जमीन पड़ी हुई है, बेनजीर अस्पताल तामीर नहीं हो सका। आप ये बता दें कि आपका कोई सरकारी अफसर, कोई वजीर अपने बच्चों का इलाज केपीके के सरकारी अस्पतालों में नहीं कराता, क्योंकि ये आपने देखा है वेटिंग एरियाज में जो गंद पड़ा हुआ है, लोग वहां जाना पसंद नहीं करते। आप आज चले मेरे साथ रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वहां पे मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग इन फ्रॉम केपीके। उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है, वो क्या करें? आपने उनको सहूलियत दी नहीं 12 साल के अंदर। आप सिर्फ अगर साउथ वजीरिस्तान की बात करें, पूरे जिले में एक डॉक्टर है और कोई लेडी डॉक्टर नहीं है। मैं पूरे साउथ वजीरिस्तान की बात कर रहा हूं, एक डॉक्टर है और कोई लेडी डॉक्टर नहीं है। ये 12 साल में किसने करना था? ये फौज ने करना था, ये कोई बाहर से किसी ने आगे करना था, या आप हमें दे देते ये 4 जिले ठेके पे कि मुस्लिम लीग नून आके कर दे। कोई टांग की बात कर लें, टांग जिले में इंसान और जानवर एक तालाब से पानी पीते हैं, आप साफ पीने के पानी का निजाम वहां पे नहीं दे सके और आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं। तालीम की बात कर लें, दर्जन से जायद यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें अमला कोई नहीं है। जहां अमला है वहां पे तनख्वाहें देने के पैसे कोई नहीं है। सूबे भर में 49 लाख बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं, जिनकी उम्र 5 साल से 17 साल के दरमियान है, और 22,000 स्कूल है मगर हालात कोई नहीं है, मिसिंग फैसिलिटीज है वहां पे। 4 अजला ऐसे हैं जिनमें तोरगर है, कोहिस्तान है, लोअर और अपर कलाई प्लास है, जहां पे लड़कियों के लिए एक कॉलेज मौजूद नहीं है। मैंने ये आपको अजला गिनाया, लड़कियों के लिए एक कॉलेज मौजूद नहीं है। कोहिस्तान और ये सारे अजला आप आज जाके देख लें। कोहिस्तान में स्कैंडल तो आ जाएगा अरबों रुपए की करप्शन का, जिसमें तरीके इंसाफ के ऑफिस बेरर्स इन्वॉल्व होंगे, अरबों के पैसे वहां से बना लेंगे, मगर लड़कियों का एक कॉलेज नहीं बन सकेगा। लोअर दीर मेडिकल कॉलेज तिमरगरा, जिस पर 4 अरब रुपए खर्च आया है, सारा स्टाफ भर्ती हो चुका है, 32 करोड़ रुपए माहाना तनख्वाह की मद में अदा किया जा रहा है, लेकिन वहां पे अगर आप हालात जाके देखें तो सिर्फ तनख्वाहें दी जा रही हैं, वो मेडिकल कॉलेज ऑपरेशनल नहीं है। आप खेलों के मैदान देख लें उठा के, अभी एक एथलीट पीछे इंजर हुआ, उसको ये सीएमएच लेके गए, इनका अपना अस्पताल वहां पे कोई एक भी नहीं था जहां पे उसकी ट्रीटमेंट हो सकती। खेलों के मैदान नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है। और आप इनसे पूछेंगे ना कि आपका रोड मैप क्या है, वेयर इज योर हेल्थ रिफॉर्म्स रोड मैप, वेयर इज योर एजुकेशन रिफॉर्म्स रोड मैप? शेरो शायरी कर लेंगे, नारेबाजी कर लेंगे, विक्टी के निशान बना लेंगे, टिकटॉक आला तरीन। आप कम इनको इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए रील मेकिंग का, कि बड़े से बड़ी फनकारी कैसे लगाई जाती है, उसमें ये बड़े कारीगर हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हमने बात नहीं करनी, औरतों पे हमने ताने कसने हैं, गवर्नेंस में हम जीरो है, आपने देख ही लिया हालात। तो ये ओवरऑल जो पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस की बात होती है कि एक सियासी अनासिर का वहां पे दहशतगर्दों के साथ एक नेक्सस है, इनको आपस में जुर्म जोड़ता है। तेल की स्मगलिंग, मंशियात की स्मगलिंग, अशियाए खुर्दनोश की स्मगलिंग, टिम्बर माफिया, टोबैको माफिया, ये एक पुल है वहां पे क्राइम का। एक तरफ सियासतदान है और एक तरफ दहशतगर्द है, इसीलिए ये इसकी मजम्मत नहीं करते दहशतगर्दों की। दहशतगर्द तो इनके माई बाप हैं, वो तो इनको जो है वो पैसे कमा के देते हैं, उनके तवस्सुत से इनके कारोबार चलते हैं, उनकी शेल्टर में इनके कारोबार चलते हैं। ये इनका घिनौना चेहरा है, जो दहशतगर्दी के पीछे सारे इनके अपने लोग हैं। दहशतगर्दों को पनाह देने वाले ये लोग हैं, दहशतगर्दी को फरोग देने वाले ये लोग हैं, और ये इनकी बाकायदा तौर पे ये कोशिश है कि ये पैसे कमाएं, वहां से गवर्नेंस जीरो कर दें और दूसरे सूबों में जाके बस नारेबाजी करके, हुल्लड़बाजी करके अपना टाइम गुजारें। वी विल होल्ड यू अकाउंटेबल। हम एक एक हेल्थ के पैसे पे आपसे जवाब मांगेंगे, एजुकेशन के बजट पे आपसे जवाब मांगेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे आपसे जवाब मांगेंगे, खवातीन की यूनिवर्सिटियों पे, कॉलेजों पे आपसे जवाब मांगेंगे, जो आपके इतने ज्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उस पे आपसे जवाब मांगेंगे। जवाब आपके पास है नहीं, और आपका सारा फोकस अपनी बुजदिली के पीछे है कि बस दहशतगर्दों को कुछ ना कहो, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। ये हालात हैं कि जहां पे दहशतगर्दों का खौफ भी है और उनके साथ एक नेक्सस भी है पैसे कमाने का। तो ये
ओवरऑल इनकी सूरत हाल है। और मैं जाहिद खान साहब को अब रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसमें मजीद रोशनी डालें। जाहिद साहब नहीं कर रहे, सर करने दें, सर करने देना। मैं भाईजान आता हूं, मैं सारे जवाब दे के जाऊंगा। पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत है, ये कब से शुरू हुई है? और दूसरा, आप गवर्नमेंट है, आप अपनी जिम्मेदारी कब पूरा करेंगे केपीके के हवाले से जो आपने नरेट किया? जाहिद साहब शुरू करते, मैं जवाब देता हूं। मैं दे देता हूं जवाब, सुन लेना। वो ताड़ साहब मैं पंजाबी सारी बात कर गया हूँ, खैबर पख्तूनख्वा के हमारे सीनियर रुकन है, बात करने थे। बहुत बहुत शुक्रिया ताड़ साहब ने आपका, क्योंकि आपने मुझे बुलाया। और मैं ये तो बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि मैं जानता हूँ, 34 साल मैं इनके साथ रहा हूँ। और जो जूनियर है वो तो भी जानता हूँ, और सीनियर तो खैर मेरे साथ में हम इकट्ठे रहे। बहुत मशकूर हूँ मैं आपका। और चूँकि हमारे खैबर पख्तूनख्वा की बात ज़्यादा अहमियत इस वक्त इसलिए लग रही है कि वहाँ पे एक ऐसा हुकूमत की जो 12 साल से है, इन्हें 12 साल से वो हुक्मरानी कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान का कोई भी तहरीक जो भी डिक्टेटर के ख़िलाफ़ चला या सिविल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ चला, उसका मैं हिस्सा रहा हूँ। मैंने आज तक ये नहीं देखा कि कोई चीफ मिनिस्टर तहरीक चलाता हो। ये मैंने अनहोनी बात देखी है। मुझे तो हैरत होती है, भाई पार्टी आपका कहाँ गई? तहरीकें तो पार्टी से चलाते हैं। और वो लाओ लश्कर लेके, तो तारड़ साहब आप उससे ये तवक्को रखेंगे कि वो हमारी यूनिवर्सिटी बनाएगा, अस्पताल बनाएगा, तो फिर ये खर्च कौन करेगा? ये लाओ लश्कर लेकर लाहौर कब्जा करेगा या कराची कब्जा करेगा या इस्लामाबाद कब्जा करेगा? मैंने पहले बार तो ये देखा कि सबसे बड़ी बात यही है कि पहले तो एक चीफ मिनिस्टर जो हमारा खटक साहब थे, वो इस्लामाबाद पे अटैक कर रहे थे। उसके बाद गंडापुर साहब आया, वो इस्लामाबाद पे अटैक करते रहे। अब उसके बाद ये जो लड़का आया, इसने भी यही काम शुरू किया। अब वो बच्चा जो बता रहा था कि अस्पताल बताया लीडरिंग, तो मेरे भी पैदाइश से पहले बना हुआ है। और वो जो 2 अस्पताल है ना, अयूब टीचिंग हॉस्पिटल और हयाताबाद, ये दोनों, तो ये बच्चा तो मेरे ख्याल में ये बच्चे की उम्र से बहुत पहले बनी है। तो ये कहाँ बताएगा कि जी अस्पताल बनी है? ना एक यूनिवर्सिटी है, जिस तरह के तारड़ साहब ने बता दिया। तिमरगरा में हमारा एक अब्दुल खान कैंपस है। उस दिन वो मुझे उस जो प्रिंसिपल था, उसने मुझे बुलाया कि जी आप ज़रा तशरीफ़ लाए। मैं गया, वहाँ बच्चे और बच्चियाँ रो रहे थे। इन्हें यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि दीर जैसे जगह में बच्चियाँ पढ़ रही है। वो कहते कि जी हमारे पास तनख्वाहों के पैसे नहीं है, हम इन लोगों से चंदा करके ये चीज़ें हम चला रहे हैं। यूनिवर्सिटी तो बनाना तो दूर की बात है, यूनिवर्सिटी इसने एक मुझे कॉलेज भी बता रहे, जिस तरीके से आपने कहा 50-50 करोड़ रुपए इस वक्त अपनी MPS को दिए हैं। मुझे बता दे कहाँ लगाए। तो मुझे तो हैरत होती है, लेकिन बदकिस्मती है जहाँ तक तालिबान के ताल्लुक है उससे। तो तारड़ साहब जब हम थे और हमने मुज़ाकरात की थी, एक ये जो हमारा चीफ मिनिस्टर साहब है, उस दिन मैंने तकरीर भी की, मैंने आप दोस्तों को भेजा है। इतना झूठ बोला कि ISPR का उस दिन मैं सुना रहा था कि उसने कहा कि जी वो जरगा हमने बुलाए, तो वो जरगे में सब ने ऑपरेशन की मुखालिफत की थी। चूँकि मैं मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी कर रहा था, मैंने तकरीर आप लोगों के पास भेजी। मैंने कहा कि जी 2 ऑप्शन है आपके साथ अमन के लिए, एक है आपके मुज़ाकरात और एक है मुकाबला। मैंने कहा मुज़ाकरात तो 3 पार्टियों ने किए, 3 हुकूमतों ने किए। केयरटेकर ने किया था 2007 में, फिर 2009 में NP और पीपल पार्टी की हुकूमत थी, भी दोबारा किया। फिर उसके बाद इन लोगों को लेके आया 40,000, अगर आपको याद होगा। और जो हमारा अलवी साहब था, 100 लोगों को, ऐसे लोगों को रिहा किया कि जो सजाई मौत के उसको सजा मिली हुई थी। वो नाकाम मैंने हुआ। मैंने कहा ये सारे नाकाम हुए। एक और बात करते कि वो कहते कि जी ये मस्जिदों में कुत्ते बांधते हैं। भाई 2009 से 2012 तक 13 तक जो ऑपरेशन मलाकन डिवीज़न में हुआ, सबको पता है। सबसे बड़ा जो ऑपरेशन हुआ है वो मलाकन डिवीज़न में हुआ, क्योंकि मैं खुद दीर से, लोअर दीर से बिलोंग करता हूँ और मैं उसका हिस्सा था। क्योंकि डिस्कशन की में भी मैं था, क्योंकि वो सुप्रीम अहमद था, वो सारी जो डायलॉग थी या जो मुज़ाकरात थी उसमें मैं था, एग्रीमेंट में भी मैं था। तो मैंने उस ऑपरेशन को तो देखा है। उस ऑपरेशन में तो हर शाम या दूसरे हफ्ते में एक दफ़ा FX कमेटी के वो कह रहे थे कि जी बंद कमरों में होते,
तो मैंने उसे कहा कि एफेक्स कमेटी होती है, उसमें सारे बैठते हैं, आप जितने मर्जियों को ले जाए, कोर कमांडर बैठा होता है और उसमें ये डिस्कस होती है कि जी आपने इस जगह पे जो ऑपरेशन किया ये ठीक है या गलत है, तो अब उधर क्यों नहीं जाते, और गवर्नर उसको प्रिजाइड करता है। लेकिन वो बच्चे हैं, उसने जो हमारा सूबे का जो सत्यानाश कर दिया ना, आपको याद होगा, और ये उसकी लीडर की बात है, वो कहता है कि मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि बाकी सारी पार्टियों को तो जख्म लगी है, तो मैं पीटीआई को नहीं मरवा सकता हूं, वो ये कहता है। आपको याद होगा जब पहले 2013 में हुकूमत इनकी आई तो परवेज खट्टक को कहा कि आप इनके लिए ऑफिस, टीटीपी वालों के लिए ऑफिस पेशावर में खुलवा दे, याद होगा आप सबको। उसके बाद अगर ये मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, जब मियां नवाज शरीफ साहब की फेडरल गवर्नमेंट में आ गई तो मुज़ाकरात के लिए एक बात हो गई थी, बैतुल्लाह मसूद जिंदा था, तो बैतुल्लाह मसूद ने जब अपनी कमेटी बना दी तो उसके सरबराह उसने किसको बनाया, इमरान खान को, याद होगा आप सबको। तो उनका उसके साथ इतना नज़ाकत है, वो कैसे उसकी बात करेगा। और इस बच्चे से अगर पूछे कि तालिबान में कितने ग्रुप है, कौन सा ग्रुप टेररिज्म में शरीक नहीं है, इसको कोई पता नहीं होगा, ये बच्चा है। तो मैं ये कहता हूं कि मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं इस वक्त ये बात ज़रूर करना चाहता हूं कि आप बताएं मुझे कि ये तारीख, ये क्या रियासत, ये रियासत का हिस्सा नहीं है, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है, ये रियासत का हिस्सा है, एक चीफ मिनिस्टर है, और वो चीफ मिनिस्टर अगर वो मोबिलाइज करते हैं लोगों को रियासत के खिलाफ, तो वो कौन से आइन में इजाजत देता है? किसका बच्चा है? ये किसका बच्चा है, ये तो बताएं। अपने माँ बाप का, जिसका भी हो, बहरहाल जिसका भी हो, मैं एक मिनट, जिसका भी हो, लेकिन मैं ये जिसका भी हो, हमें उससे गरज नहीं है, लेकिन हमें इससे गरज है कि हमारा सूबा इस वक्त तकरीबन 13 साल से बर्बाद हो रहा है, कोई काम नहीं है, न एजुकेशन है, आप अस्पतालों में जाए आपको डिस्प्लिन की गोली भी नहीं मिलेगी, बाकी बात तो छोड़। तो इसलिए मैं और बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि यहाँ पे जो बातें करते हैं मेरे अपने साहबी भाइयों से, कि उनसे ये सवाल करें कि भाई आपने कहाँ यूनिवर्सिटी बनाई, कहाँ अस्पताल बना दिया, कहाँ आपने दवाई किसी को दी है, कहाँ रोड बनाया, तो आपको सब बता देगा। बस मैंने इतना ही बाकी। तालिब साहब और जाहिद खान साहब, मेरा सवाल ये है कि जिस किस्म के हालात, अब माइक जिस किस्म के हालात हैं इस वक्त, हम कदरे बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं पंजाब में रहने वाले या सिंध में खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी अपने अवाम के साथ नहीं है, और अगर हम भी उन मुतासिरा लोगों का, उन परेशान हाल लोगों का तमस्खर उड़ाएंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, तो वो लोग जो अपनी हुकूमत से तंग हैं वो हमसे क्या मैसेज ले रहे होंगे? वफाकी हुकूमत की जो जिम्मेदारी है ये खुद से क्यों नहीं वहाँ पर मंसूबे बनाती, ताकि सूबाई हुकूमत अगर नहीं कर रही है तो वफाक अपना पैसा लगाए और लोगों को सहूलत दे। ये देखिए बहुत अच्छी बात है, अभी हम हरीपुर से होके आए, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन थी, वजीर आजम पाकिस्तान खुद मौजूद थे और उन्होंने मेरिट पे लैपटॉप की डिस्ट्रीब्यूशन की। सूबाई हुकूमत नहीं करना चाहती, ना करे, पंजाब में लैपटॉप्स मिल रहे हैं, सूबाई हुकूमत भी कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट भी कर रही है। फेडरल गवर्नमेंट ने चारों सूबों के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के अंदर लैपटॉप की मेरिट पे जो है वो स्कीम लेके आए हैं, ताकि जो खैबर पख्तूनख्वा के टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं वो इस गैजेट से महरूम ना रहें। सीटीडी की ट्रेनिंग में फेडरल गवर्नमेंट अपना किरदार अदा कर रही है। इसके अलावा जितने वहाँ पे फेडरली फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवेज़ हैं, मोटरवेज़ हैं, अब कल जिस तरह बलूचिस्तान में वो खूनी सड़क है N25, वज़ीर आज़म ने कल उसका जो है वो जाके संगे बुनियाद रखा। तो देखिए जो फेडरल प्रोजेक्ट्स हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट का मैंडेट है, फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। और देखिए ये बात भी बरूज़े खातिर रखें कि जितना मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर बजट रखता है वो जिस मर्जी फॉर्म में हो, वो फेडरल गवर्नमेंट के चंक में से जाता है। सूबे तो उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते। सूबे तो यही कर सकते थे ना खैबर पख्तूनख्वा वाले कि वो सीटीडी फोर्स नहीं खड़ी करते, वो सेफ सिटीज का निज़ाम बनाते, वो फोरेंसिक लैब बनाते। चले आपकी टेरर से दोस्ती है, आप उनको नहीं, उनका खात्मा चाहते, कम से कम क्राइम तो ख़त्म कर देते, मगर क्रिमिनल से भी आपकी दोस्ती है, क्योंकि टिम्बर माफिया, टोबैको माफिया, ऑयल माफिया, ड्रग माफिया सारे आपके दोस्त हैं, सारे आपकी पार्टी में। ये इसलिए वहां पे रिफॉर्म्स नहीं लाना चाहते बिकॉज ये इसी तरह चलाना चाहते हैं सिस्टम को। फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और हम अदा करते रहेंगे जिस हद तक भी हो सकेगा, और इंशाल्लाह ताला इस पे पूरा फोकस रहेगा। मगर कहीं पे हम इनके रोल को ओवरस्टेप नहीं करना चाहते कि जहां पे इनको ये लगे कि कॉन्स्टिट्यूशनली हमने इनके रोल को ओवरस्टेप किया है। जी, ऐनी शराजी साहबा। दो सवाल हैं।
पहला ये कि आपने तहरीक तालिबान पाकिस्तान की दो सवाल हैं। पहले आपने तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जिक्र किया। 2020 में उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला थे उन्होंने साबिक तर्जुमान तहरीक तालिबान पाकिस्तान एहसानुल्लाह एहसान के भाग जाने का या चले जाने का कस्टडी से, मिलिट्री कस्टडी से उसका उन्होंने इंकशाफ किया या रिपोर्ट्स कंफर्म की। तो 5 साल गुजरने के बाद अब क्या उस पे क्या जो ज़िम्मेदारान हैं उनको गिरफ़्तार किया गया या क्या उस केस में जो है वो पेशरफ्त है? दूसरा ये कि सऊदी अरब के साथ JF-17 थंडर का मुआहदे की ख़बरें जो हैं वो सामने आई हैं, तो उसके बाद क्या मुज़ाकरात किस बार्टर सिस्टम के हवाले से जो ख़बर है वो रॉयटर्स की, सो उस पर क्या अपडेट है? मुज़ाकरात कब तक जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे या कामयाब हो जाएंगे? देखिए उस पे तो ऑब्वियसली आई विल लेट फॉरेन ऑफिस एंड स्पोक्स पर्सन मोफा कमेंट ऑन दैट कि जब भी इस पे कोई मामला आता है तो मैं तो सीधा ये मामला उनको रेफर करूंगा। और देखिए दहशतगर्दी के हवाले से जितने भी मामलात इस मुल्क के अंदर जो भी सहूलतकार रहे हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में दे आर बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल एंड वी विल कंटिन्यू दिस सिस्टम। इस पर्टिकुलर केस पे एज सून एज देयर इज एन अपडेट आई लेट यू नो। जी इम्पोर्टेंट इशू रह गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। KPK में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में खासकर जो मिनरल्स हैं उसकी इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ी रुकावट है KPK की गवर्नमेंट, और ख़ासकर जो वहाँ पे कानून साजी का अमल अभी तक वो मुकम्मल नहीं हो सका। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि आप डायरेक्ट सरमायाकारी के हवाले से सूबे में कुछ ऐसा इकदाम कर सकते हैं? मैं ऐसा है कि वहाँ पे एक DG बैठा हुआ है मिनरल का और हज़ारों की तादाद। थारक साहब ने तो जंगलात की बात तो की है। इस वक्त हमारे पहाड़ों से जिस तरीके से मिनरल निकाल के लेके जाते हैं ना, आप इस टोटल गवर्नेंस कोलैप्स हो चुकी है। वहाँ कोई चीज़ नाम की है नहीं। ये कल वो ISPR वाले कह रहे थे कि ये पोज पे कि पोज निकाले, भी पोज नहीं, तुम्हारे जितने भी ठेकेदार जितने भी ये MPA MNA है सारा ये कारोबार कर रहे हैं। और उसने ये सही कहा कि उन इलाकों में ज़्यादातर ये TTP वाले रहते हैं, उसके साथ ये कैसे बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि ये फिर उधर पत्थर निकाल सकते। तो ये उसके तहफ़्फ़ुज़ में ये सब कुछ करवा रहे, बर्बाद हो गया। हमारा सुबह मादिनात के ज़रिए से भी बर्बाद हो गया, उसका किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, न फेडरल को तो है ही नहीं। लेकिन 18 अमेंडमेंट के बाद तो फेडरल के पास कोई इख्तियार नहीं है, सारे इख्तियार सुबह के। इन्होंने पहाड़ के पहाड़ काट दिए हैं। हम उस दिन सैदू शरीफ गए, मैं रास्ते में पहाड़ देखता आ रहा था, पहाड़ के पहाड़ काट के मादनियात निकाल रहे हैं, मार्बल निकाल रहे हैं, और वो अनऑफिशियली अपने ठेकेदारों के साथ ये सारा मामला साजबाज है। तो देखिए इस पे हम इंकरेज करते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट लॉज बनाए, गवर्नेंस अपनी ठीक करे, वहाँ पे इन्फोर्समेंट अपनी बेहतर करे। अगर कानून बनाने में कोई असिस्टेंस चाहिए फेडरल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, हमारा लॉ एंड जस्टिस डिवीजन प्रोवाइड करेगा आपको। अगर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जो माइंस एंड मिनरल्स को डील करती है उससे किसी किस्म की कोई फैसिलिटेशन चाहिए, हम प्रोवाइड करेंगे, मगर खुदारा वहाँ के मिनरल्स पे ये डाके मारना बंद करते हैं। जी सारे जाफिर साहब, फिर यासिर साहब, फिर नवीन जौहरी साहब। मेरी पहला क्वेश्चन आपको याद है जो मैंने किया कि रिपीट करूँ? अच्छा, एक तो ये बताएं कि ये पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो आपने कहा इज्जत हुई, ये कब से शुरू हुई? एक बात। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछना है कि आपने इतनी खूबियाँ बयान की हैं KP गवर्नमेंट की, तो कब फेडरल गवर्नमेंट अपना उसमें एक्शन लेगी? और इसी सवाल का एक और हिस्सा है कि सिंध में पर्टिकुलरली कराची में FWO ने ऑफ़र की है, नॉट ऑफ़र बल्कि आज प्लानिंग शुरू हो गई है और मार्च में वहाँ काम शुरू हो जाएगा। 1 बिलियन और प्लस रुपीस के प्रोजेक्ट्स हैं जो FWO बना रही है और फेडरल गवर्नमेंट की कोऑपरेशन से, स्पॉन्सरशिप से। क्या आप इस तरह की ऑफ़र KP गवर्नमेंट को भी कर रहे हैं? थैंक यू। फेडरल गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि कोई मजलूमियत का बयानिया KP गवर्नमेंट के हाथ में दिया जाए। ये एक्सपोज हो रहे हैं ना आपके सामने। हमें पता है इनकी कैपेसिटी नहीं है, हमें पता है कि ये उस सूबे को 12 साल में जिन्होंने हाल कर दिया है, ये इसको स्टोन एज में ले गए हैं। मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि मेरा शहर लाहौर है, पेशावर उससे बेहतर हो, वहाँ की सड़कें, वहाँ के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटियाँ उससे बेहतर हो। मेरा कोई लाहौर का शहरी, अब किडनी लिवर इंस्टीट्यूट बनाया शहबाज शरीफ साहब ने, कोई एक शहरी भी, अब पहले इंडिया चाइना जाते थे, कोई एक शहरी अब नहीं जाता। वो इलाज यहाँ पे मौजूद है, मेडिकल इमरजेंसीज हर तरह की डील करने के लिए पाकिस्तान के अंदर सहूलियात मौजूद हैं, एंड बैरून मुल्क अब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि ये कोई इंप्रूवमेंट कर दें, इनकी बस में नहीं है, मगर फेडरल गवर्नमेंट भी ओवरस्टेप नहीं करेगी किसी किस्म का कोई ऐसा रोल जो मैंडेटेड है आइन के मुताबिक सूबे को। हाँ, एक गवर्नर राज की एक ऑप्शन मौजूद रहती है, एक संजीदा ऑप्शन होती है किसी भी हुकूमत के पास कि वो उसको एक्सरसाइज करे। उस पर अभी बहुत अर्ली होगा, कबल अज वक्त होगा उस पर कमेंट करना। और सॉरी, दूसरा सवाल आपका क्या था? कराची में जी। उन्होंने 1 बिलियन प्लस का प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप से शुरू किए हैं। मार्च में उसकी इनिशियल वो शुरू हो जाएगा काम, और वो एफडब्ल्यूओ बनाएगी, और ये फेडरल गवर्नमेंट की इख्तियारात का उसके परव्यू का हिस्सा है। क्या ये आप ऑफर करते हैं केपी के लिए भी? देखिए, केपी के प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी वजीर आजम साहब ने कई मरतबा कहा मीटिंग में आए बात करें, तो बातचीत तो कोई ये तो नहीं करनी कि आजकल सवात में बर्फ़ कितनी पड़ रही है, कलाम में जो है वो तालाब बह रहे हैं नहीं बह रहे, या आपके जिस तरह आपका हालचाल क्या है वो तो हालचाल पूछते रहेंगे। तो मीटिंग तो इसी बात पे होती है ना कि भाई सूबे में मामलात बेहतर कैसे करने हैं। जो शख्स आएगा नहीं, जो बात नहीं करेगा आके, तो वो कैसे फंड लेगा अपने सूबे के लिए? मुझे तो नहीं समझ आती इस बात की। ये कि अभी प्राइम मिनिस्टर का 2 दिन पहले मीटिंग थे हाँ। जिसमें हम सारे पख्तूनख्वा से जितने भी लोग थे वो आए हुए थे, उसको बुलाया था और इसी मौजू पे बात हो रही थी। और उसके लिए एक कमेटी बनी है, उस कमेटी का हमारा जो हसन इकबाल साहब है वो सरबराह है। बिल्कुल, बहुत और अच्छी वो बात कही। 3 दिन के बाद जाके पेशावर में बैठेगा। यही जो आप बात कर रहे, सारे जो सूबे के लोग थे और जो हमारे फेडरल मिनिस्टर जितने भी बैठे थे, सब ने इसको सपोर्ट किया और इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद मीटिंग। ये फायदा होता है ना, सीनियर रुकन को साथ बैठा हो, मेरे जैसे जो है वो नातमा और एक बिल्कुल मैं तालिब इल्म हूं सियासत का, तो इनकी मौजूदगी से ये फायदा हो जाता है कि वो एहसन इकबाल साहब की कमेटी एक बनी है और केपी के उसमें जोमा सारे होंगे, तो हम पेशावर जाके इंशाल्लाह ताला इस पे नौकरी तो कर यासिर मलिक साहब जनाबे वाला। कि आपने केपीके के हवाले से बताया कि वहाँ पे टिम्बर माफिया, तंबाकू नोशी वाले, इन्हीं की अपनी कैबिनेट के अंदर लोग भी हैं, इनके दोस्त भी हैं। शहर इक़्तिदार के लोग जो हैं वो वज़ीर आज़म हाउस की तरफ देखते हैं कि वज़ीर आज़म हाउस जो है वो यहाँ पर है, वज़ीर आज़म यहाँ पे हैं, तो वो शायद इन लोगों के मामलात देखेंगे। यहाँ पे आप लोगों की कैबिनेट में टिम्बर माफिया कौन है जो इस्लामाबाद की शकरपड़ियाँ के ऊपर जो लगे जंगलात हैं उनका खात्मा कर रहे हैं, जो चक शदाद के करीब लगे दरख्त हैं वो काटे जा रहे हैं, इसी तरह से बनी गाला के मुकाम पर लगे जो दरख्त हैं वो काटे जा रहे हैं। एक तो ये बताइएगा। दूसरा सवाल ये कि 5 मिनट की मुसाफत पे बनी गाला है, जिस तरह से पीटीवी ने इंटरव्यू किए खैबर पख्तूनख्वा में, आप नहीं समझते कि इस तरह के इंटरव्यू बनी गाला के मदाफाती इलाकों में, तरावड़ी के मदाफाती इलाकों में होने चाहिए जहाँ पे आज भी सड़कें कच्ची हैं, जहाँ पे गलियाँ कच्ची हैं, नालियों के अंदर पानी खड़ा हुआ है? क्या आप मुनासिब नहीं समझते कि इस तरह का एक सर्वे वहाँ भी होना चाहिए? दुनिया न्यूज़ के मैं अपनी आमिर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शोज करवाएं, एक पेशावर में करवाएं। और देखिए, एप्पल टू एप्पल, मेरी आपके तवस्सुत से, आपके सवाल के तवस्सुत से दुनिया टीवी के चीफ एग्जीक्यूटिव नवीद काशिफ साहब को भी रिक्वेस्ट है कि वो एक कंपैरिजन करवाएं और हम रोड टू रोड कंपैरिजन करेंगे। पेशावर की मेन शाहरा उठाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू उठाएंगे, इसी तरह मज़ाफात में बनी गाला की सड़क उठाएंगे, उधर हयाताबाद की कुछ सड़क उठाएंगे। हम बिल्कुल इस पे, आप काइंडली एक टीम बना के मेरे पास आ जाएं, यू आर मोस्ट वेलकम। हम इसको बिल्कुल पूरी तरह, मैं इस पे खुद पेशावर जाके आपके साथ शो करने को तैयार हूं और बनी गाला में शो करने को तैयार हूं। देयर इज नो कंपैरिजन। मेरे नज़दीक जहां पे सफाई सुथराई का सिस्टम ही कोई नहीं है, म्यूनिसिपल सर्विसेज का सिस्टम ही कोई नहीं है, वहां पे डिप्टी कमिश्नर को या मेयर या उन लोगों को पता ही नहीं है कि सफाई सुथराई होती क्या है। हम तो फिर भी इस्लामाबाद मैं समझता हूँ दुनिया के साफ तरीन शहरों में से है। और आप शुरू कर लें, आप बेशक ये G10 से शुरू कर लें और E11 तक चले जाएं, मैं नहीं समझता कि इतने बुरे हालात हैं जितने इधर के। हाँ, कुछ इलाके होंगे जो लेस डेवलप्ड हैं जहाँ पे कूड़ा करकट होगा, मगर इस तरह नहीं है कि मेन सड़क तोड़ के दोबारा से बनाई जाए। जिस तरह ये आपने देखा, बजरी फेंक जाते हैं, सड़क बनती नहीं है। जो आपका दूसरा सवाल था, टोबैको माफिया के खिलाफ FBR बड़ा मुतहरिक है और उन्होंने उनको टैक्स नेट में डालने, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। आपने सवाल टोबैको माफिया से और टिम्बर माफिया से शुरू किया, मुझे तो मौका तो देना कि मैं जवाब भी अपनी मर्जी से उस पर आ सकूं। FBR ने भरपूर तरीके से छापे मारे और सिगरेट की फैक्ट्रीज जो इलीगल चल रही थी, टोबैको माफिया था, उनको बंद किया, सील किया, जुर्माने आयद किए और गिरफ्तारियां की। देखिए, टिम्बर माफिया इस्लामाबाद में मैं नहीं समझता कि देयर इज एनी पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड इन टिम्बर ट्रेड। हाँ, राइट ऑफ वे में अगर
उनको कोई कोर्ट ऑर्डर आता है ऐसा जिसमें पोलन की बात की जाती है, बाकी मामलात की बात की जाती है, राइट ऑफ वे अगर क्लियर हुआ है, उस पर मोहसिन नकवी साहब ने नोटिस भी लिया और कल उन्होंने कहा कि मैं इसके बाकायदा नोटिस लेके इसकी इंक्वायरी करके इसको मैं पब्लिक करूंगा कि जो भी ये मामला है। मगर हैविंग सेड दैट, देखें अगर ये गलत हुआ है तो वो भी पता लग जाएगा, अगर ये राइट ऑफ वे था वो भी पता लग जाएगा। मगर आप अगर समझते हैं कि कोई टिम्बर माफिया है तो मुझे आप कान में भी बता देंगे तो उसका इस्तीफा अगले 2 घंटे में मैं आपको आके सबमिट कर दूंगा, बाकी तो चले दूर की बात है। जा रहे हैं एक सियासी जमात पे और एक बड़ी सियासी जमात पे, और उन्हें दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। सर हमें सिर्फ ये इतना बता दें, बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, कि तालिबान पहले मुजाहिदीन थे, अब दहशतगर्द हुए हैं। सर ये कब तक दहशतगर्द रहेंगे, फिर मुजाहिदीन तो नहीं बन जाएंगे? देखिए इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है पूरा। हमने तो नहीं कहा था कि हमारे पास आओ, सोवियत इन्वेजन के वक्त हमारे से मदद मांगो। उस वक्त तो ये खुद आए थे मदद मांगने के लिए, ना आते हमारे पास, ये हमारे पास आए, इन्होंने हमारे से मदद सीख की उस वक्त, और एक ग्लोबल सिनारियो था एक उस वक्त का। मगर देखिए जब कोई भी शख्स टेररिज्म पे, यूज ऑफ फोर्स पे और कंप्लीटली सुसाइड बॉम्बिंग के जरिए वो अपनी आइडियोलॉजी इंपोज करना चाहे तो ये दहशतगर्द है, देयर इज नो डाउट। और जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां, देयर कैन बी नो जिहाद अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, हो ही नहीं सकता, इस पे फतवे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद जायज नहीं है। और ये जो हर दूसरे दिन सहूलतकारी, हर दूसरे दिन हमले, अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल होना, और आपका क्या ख्याल है इंडिया के साथ इनकी कोई ट्रेड चल रही है या इंडिया के साथ कोई इनकी कमोडिटीज आती जाती हैं? इंडिया के साथ बिल्कुल क्लियर मामला है इनका, नजर आ रहा है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के इंटरेस्ट को हर्ट करने के लिए वहां पे जाके अपनी पींगे बढ़ाने, जरूर बढ़ाएं, बट लेट मी टेल यू, अगर ये मुकाबला करना चाहते हैं पाकिस्तान का, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से ये दोबारा आएंगे, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अपनी पोस्टें छोड़ के, अपनी लाशें छोड़ के, सब कुछ छोड़ के भागे थे, तो इनमें इतना दम नहीं है कि ये पाकिस्तान का मुकाबला कर सकें। मगर ये टेररिस्ट हैं और ये टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, और हर हवाले से इनकी आइडियोलॉजी सिर्फ एक है, टेररिस्ट का कोई रंग, नस्ल, मजहब और ईमान नहीं होता, टेररिस्ट का सिर्फ टेररिज्म होता है बस। जी मैं नवीन ये साहब। तो साहब, सर ये आप जा सकते हैं क्या नहीं साहब? सर सियासी जमातें मुज़ाकरात करती हैं, यकीनन उस दिन ISPR के DG साहब भी यही फरमा रहे थे कि सियासी मुज़ाकरात जो है सियासी जमातों का काम है, हुकूमत का काम है और सियासी जमातों का। सर जो स्पीकर कौमी असम्बली है सरदार याद सादिक, वो बार बार मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं, उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी, तो क्या रुकावट है? कोई ऐसी कुव्वतें नहीं है जिनसे मुसालहत की जा सके? कोई ऐसी सेन वॉइसेस नहीं है उस पार्टी में? कुछ तो होंगी ऐसी वॉइसेस जो आना चाहती हो मुज़ाकरात के टेबल पे, अगर उनको नहीं भी आने दिया जा रहा तो कोई ऐसा रास्ता तो होना चाहिए ताकि इस मुल्क के अवाम की बेहतरी हो सके, KP के अवाम की बेहतरी हो सके। मुज़ाकरात पहले भी हुए, पार्लिमानी कमेटी बनी, मरहूम इरफान सिद्दीकी साहब उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे थे। वो साबोटाज किसने किया, कौन बैकआउट किया, कौन भागा? स्पीकर साहब फ्लोर ऑफ द हाउस और प्राइम मिनिस्टर साहब मुतअद्दिद तकरीरों में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जी बातचीत बातचीत बातचीत, मगर उसके साथ एक प्रोवाइजो है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट की मीटिंग में भी कहा ठीक है बातचीत, मगर उन्होंने कहा कि ये रवैया नहीं चलेगा, ये जो एक मुल्क की सालमियत के खिलाफ, फौज के खिलाफ जो मामला है इनको तो तर्क करना पड़ेगा, इसके बगैर तो आगे चल नहीं सकती चीजें। और देखिए अब डिवीजन इतनी है कि पार्टी के अंदर इतने ग्रुप्स बन चुके हैं कि कौन मुज़ाकरात करेगा, ये तो उनको क्लैरिटी नहीं है। वो भांत भांत की बोलियां बोल रहे हैं, अजीब अजीब हरकतें हैं, कोई एक शख्स नॉमिनेट नहीं कर सके। तो मुज़ाकरात की ऑफर बिल्कुल वज़ीर आज़म ने भी की, स्पीकर ने भी की, होने भी चाहिए, मगर ये संजीदा नहीं है मुज़ाकरात में। अगर ये होते तो ये कम अज़ कम एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स में, दीगर मीटिंग्स के अंदर आते। एक NFC का इजलास इन्होंने अटेंड किया है जो फाइनेंस मिनिस्टर चेयर कर रहे थे, उसके अलावा ये ना अवामी मसाइल को हल करने में संजीदा है, ना पॉलिटिकल टेम्परेचर को लोअर करने में संजीदा है, और ना ही ये वो इस मुल्क के मफाद में कोई काम करना चाहते हैं। तो इस पर तो अभी फिलहाल कोई मुझे पेशरफ होती नजर नहीं आती। देखिए खैबर पख्तूनख्वा में जो बहुत बड़ी करप्शन स्कैंडल्स हैं, तो एक तवील अरसे से वो केसेस नैब में हैं और नैब फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है।
तो नेब ने अभी तक किसी भी केस को हतमी नतीजे तक नहीं पहुंचाया। उसमें बीआरटी भी है, उसमें सुनामी बिलियन ट्री भी है, मलम जबा भी है, अभी कोहिस्तान स्कैंडल तक बहुत सारे मामलात है। तो क्यों फेडरल गवर्नमेंट ने नेब के साथ अपने कोऑर्डिनेशन को आगे नहीं बढ़ाया कि इन केसेस को हतमी नतीजे तक पहुंचाए? नंबर सर एक मिनट। दूसरी बात ये कि इस वक्त पुख्तनख्वा खुसूसन वो अजला जो इस्लामाबाद के करीब है, जिसमें सवाबी, मर्दान, नौशहरा, बुनेर और ये तमाम अजला हैं, वहाँ के मुख्तलिफ मसाजिद में मुख्तलिफ ग्रुप्स जाते हैं और लोगों से चंदा मांगते हैं, और चंदा मांगते हुए एक तरह से एक मलफूफ धमकी भी देते हैं। उन लोगों के पीछे इस तरह के वो ड्रग्स माफिया, टिम्बर माफिया और दूसरे लोग होते हैं। तो एपेक्स कमेटी की सिफारिशात में ये बात भी थी कि फेडरल गवर्नमेंट भी मॉनिटर करेगी। चले प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, तो क्या फेडरल गवर्नमेंट इस हवाले से कुछ स्टेप्स उठाएगी? देखिए, बहुत शुक्रिया। एक तो हम जब अपोजिशन में थे तो हम नैब न्याजी गठजोड़ का एक हम इस तरह इस्तेमाल किया करते थे। और वो क्यों किया करते थे? क्योंकि एक आदमी जिसका नाम मिर्ज़ा शहजाद अकबर था, वो नैब का मुआवन खसूसी था और वज़ीर आज़म हाउस में एक सेल था कि किसको किस तरीके से अंदर करना है। हमारे वज़ीर आज़म, ही बिलीव्स इन अकाउंटेबिलिटी, ही बिलीव्स इन रूल ऑफ लॉ, मगर उन्होंने विच हंट के लिए या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कोई सेल नहीं बनाया हुआ। हमारा कोई मुशीर एहतसाब नहीं है, क्योंकि नैब का इदारा कानून के मुताबिक एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसका एक अपना मैंडेट है। हुकूमत का काम नहीं है कि जाके उस इदारे के अंदर बैठ के उन्हें कहें कि जी आप इन केसेस को परसू करें। जिन केसेस के अंदर, जैसे कोहिस्तान वाला केस सबके सामने आया, अरबों रुपए की करप्शन सबके सामने आई, नैब अपना काम कर रहा है, करता रहेगा। हुकूमत FIA में जो केसेस आते हैं या दीगर जो वजारत दाखिला के तहत जो मातहत इदारे हैं, उनमें जो केसेस आते हैं, बिल्कुल उसका नोटिस भी लेती है, उनको उनकी पैरवी भी करती है। मगर नैब का मैंडेट हुकूमत से अलहदा है और नैब का मैंडेट हुकूमत से अलहदा ही रहना चाहिए। उस इदारे की एक अपनी एक गर्ज़ गायत है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस है KPK के अंदर, मैंने आपको FBR की मिसाल दी। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री थी जिसका नेक्सस था स्मगलिंग के साथ, स्मगलिंग रोकी गई। इवन अशियाए खुर्दनोश की बोरियों पे QR कोड लगाए गए, तंबाकू की फैक्ट्रियों पे छापे मारे गए, सील किया गया, जुर्माने किए गए। जहां जहां इन्फोर्समेंट का मैंडेट फेडरल गवर्नमेंट के पास है, किरदार अदा हो भी रहा है, आप पॉइंट आउट करते रहेंगे, हम मजीद भी उसको करते रहेंगे। मगर जो सूबाई सब्जेक्ट्स हैं वो सूबाई सब्जेक्ट्स हैं। फेडरल गवर्नमेंट FBR के हवाले से, FIA के हवाले से जो वहाँ पे दीगर वायलेशन ऑफ लॉ हो रही हैं, उसमें अपने जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारों के जरिए वो इन्फोर्समेंट करती रहेगी। तारिक अजीज साहब, लास्ट क्वेश्चन। सवाल है आपका कमेंट, आपका कमेंट चाहिए कि सोहेल अफरीदी साहब वहाँ पहुंचे हैं कराची में, तो सूबाई कबीना के लोगों ने बड़ा वालियाना इस्तेमाल किया, पीपल्स पार्टी ने किया, इस पे कमेंट चाहिए बस। बड़ा खुशखबर है, आप लोगों ने बड़ा खुशखबर है, और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा किया सईद गनी साहब ने। उन्होंने अजरक भी पहनाई, उन्होंने हार भी पहनाए और बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। ये बिल्कुल एक अच्छी मूव है और मैं समझता हूँ कि अगर वो अच्छी नीयत से गए हैं वहाँ पे तो बड़ी अच्छी बात है। मसला ये है कि इस्लामाबाद में हमें वेलकम करने का इसलिए नहीं मौका मिला कि वो गुलेलें, असला, डंडे, कीलों के साथ आए हुए थे। अब वो वेलकम तो नहीं किया जा सकता ना, उसको तो फिर जिस तरह काउंटर करना था हमने किया है। जी, है कि KPK में जो है ना, ये सारे दरख्त काटे जा रहे हैं, उनकी मजबूरी है। वो कहते हैं कि हम अगर ये ना काटें, इसको ना सेल करें, तो आगे जो है ना, हम पंजाब की तरह जैसे 2000-2500 रुपया मोटरसाइकिलों का चलान करके इस तरह तो हम सुबह नहीं चला सकते हैं। नंबर 2 कि इस्लामाबाद जैसे गंजा हुआ है तो इस तरह पूरा पंजाब हो जाएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये कोई मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है टिम्बर वहाँ का। KPK के अंदर बड़ा पोटेंशियल है। जेमस्टोन्स जो हैं, अरबों डॉलर के जेमस्टोन्स वहाँ पे मौजूद हैं, उसकी क्यों नहीं एक्सपोर्ट करते, उस पर क्यों नहीं? और देखें वो जो किधर गए जी, वो 300 डैम बनाने थे उन्होंने। कितने डैम बने हैं? डैम तो कोई नहीं बना, नजर नहीं आया जी। मैं वो कहना नहीं चाह रहा था सरकारी माइक्रोफोन के अंदर, मैं मेरा एक मुद्दा है, बट चले आपने कह दिया, मैं इसको हज़फ करता हूँ कार्रवाई से। तो इतने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हो सकते थे, उसको एक्सरसाइज नहीं किया गया। और देखिए, ये एक सड़क जो इस्लामाबाद की बात चल रही है, इस पर मैं ऑलरेडी कह चुका कि वज़ीर दाखिला ने, मुझसे नकवी साहब ने इसका नोटिस लिया है और उस पर कोई ना कोई चीज़ सामने आ जाएगी। राइट ऑफ वे हुआ तब भी सामने आ जाएगी, राइट ऑफ वे ना हुआ तब भी सामने आ जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई मुनज़्ज़म ऐसा गैंग मौजूद है जो टिम्बर को बेचना चाहता है। इस्लामाबाद में 15-20 दरख्त बेच के किसी ने क्या करना है, और सफ़ेदे के दरख्त बेच के क्या करना है? तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई ऐसा मुनज़्ज़म मामला मौजूद है इस्लामाबाद में।
जी साहब, आपने अपने इस अज़्म का इज़हार किया कि हम टीटीपी को एलिमिनेट करेंगे और यकीनन दहशतगर्दी को ख़त्म किए बगैर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ भी नहीं सकती। और तो उसमें मेरा सवाल ये कि आपने कोई इसमें अपने इस अज़्म की तकमील के लिए कोई डेडलाइन मुकर्रर की है कि इतने दिनों में, इतने माह में, इतने साल में हम पाकिस्तान को दहशतगर्दी फ्री मुल्क करार देंगे और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जो दीगर वामिल हैं जैसे एनर्जी सस्ती होना जो दीगर मुल्कों में तकरीबन फ्री भी है, वो आप कब तक करेंगे उसको? बिल्कुल आपने वेरी ग्रेटफुल। देखिए, इस पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं एनर्जी सस्ती करने के लिए, बिजली सस्ती करने के लिए। मैं इधर पीटीवी में बैठा हूँ, मुझे बड़ा बुरा लगा कि वो जो 35 रुपए बिल में आया करते थे वो ख़त्म हुए। बट अगर आप मेरे दिल से पूछें एज अ पाकिस्तानी, नॉट एज मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन, तो मैं समझता हूँ कि जो 16 पैसे फी यूनिट उससे कमी आई है बिजली के बिलों में, हमारी इधर की खर्चों के लिए और शाह खर्चियों के लिए बिजली के बिल का जो खमियाजा है वो यासिर मलिक क्यों भुगते? मेरा एक सवाल है। देखिए ना, उसके बिल में तो 35 रुपए नहीं आने चाहिए ना, वो 35 रुपए क्यों दे रहा है इधर मेरी ये माइक्रोफोन के लिए, ये सेटअप के लिए? तो दे सकता है मगर देने नहीं चाहिए। तो जिस तरह ये अब 35 रुपए खत्म किए गए बिजली के बिल से, इसी तरह आईपीपीस का मामला आपके सामने है। हालांकि वो कई इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स थे, वो आईपीपीस के मामला सेटल किए गए और आईपीपीस वाला मामला ना लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं। मगर मुझे एक बात बताएं, आज आपको शदीद ज़रूरत हो किसी एक शय की और आपके बस यार मेरे घर में ये बिजली लगा दो, 2 साल से बिजली नहीं आ रही, मैं जो भी कीमत अदा करनी पड़ी मैं करूंगा अदा, बिजली लग जाती है। अब 3 साल बाद बिजली वाफर हो जाती है। जब बिजली वाफर हो जाती है आप कहते हैं यार अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब आपने मुआहदा तो साइन किया हुआ है और वो मुआहदा लीगली बाइंडिंग और इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट है। लीगली बाइंडिंग इन्फोर्सिबल होने के बावजूद आईपीपीस के मुआहदे ख़त्म किए गए और कैपेसिटी पेमेंट्स को ख़त्म किया गया। बहुत बड़े बड़े भी इसमें वो शामिल थे कॉन्ट्रैक्ट्स। अब आगे अवैस लगारी साहब, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मिनिस्टर्स आई टेल यू, एंड उन्होंने सर्कुलर डेट को रीसर्विस करने के लिए, उन्होंने सोलर के हवाले से अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए, बिजली को कंपेटिटिव करने के लिए, लूप होल्स को प्लग करने के लिए, थेफ्ट को ख़त्म करने के लिए। सबसे बड़ी बात है, हमारे बड़ा क्रिटिसिज्म होता है, हम एमएनएस एमपीएस क्या करते थे, हम लेस्को, मैपको, गैपको के अंदर अपने भाई भतीजे, अपने कज़न, अपने अंकल्स को डायरेक्टर लगाते थे। आसानी होती थी ना, मैं फ़ोन करा यार वो गोला तार नहीं लगी, फलां महल्ले गोला तार ला दो, फलां जगह से ट्रांसफार्मर पहुँचा दो। अब स्ट्रिक्टली तमाम डिस्कोस के अंदर प्रोफेशनल लोग बैठे हैं, इंजीनियर्स हैं, ऑनेस्ट लोग हैं। किसी एमएनए एमपीए को इजाज़त नहीं है कि वो वहाँ पे सिफारिश करे। मेरे अपने हल्के में होता है कई दफ़ा, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ ओवरऑल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। उसमें सर्कुलर डेट की रीसर्विसिंग, उसमें आईपीपीस के मुआहदे के ख़त्म होना, उसमें ये पर यूनिट कॉस्ट कम होना, जैसे ना पीटीवी वाला मैंने मिसाल दी, ओवरहेड्स कम होना, ये इस पे पूरी तरह अमल पैर हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको नजर आएगा कि हमारी इंडस्ट्री कंपेटिटिव हो जाएगी इस मामले के अंदर। लास्ट क्वेश्चन तारिक चौधरी साहब। देखिए, एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, ऑनगोइंग एक चीज़ है, मगर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, दहशतगर्दों की जो कैपेसिटी थी ना हार्ड टारगेट तक पहुंचने की, वो खत्म हो गई है। इस्लामाबाद कचहरी क्यों आते हैं जब हार्ड टारगेट तक नहीं पहुंच सकते, और खुशदार में बच्चों की बस पे हमला क्यों करते हैं, क्योंकि हार्ड टारगेट तक नहीं पहुंच सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान की फौज, फील्ड मार्शल की क़यादत में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज सारे लगे हुए इस काम पे। डेफिनेट डेट देना ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल है, बट इंशाल्लाह ताला हमें बड़ी उम्मीद नजर आ रही है पहली दफ़ा कि हम इंशाल्लाह इसमें कामयाब होंगे। पहले भी किया, अगर ज़रबे अज़ब की, रद्दुल फसाद की बात करें तो अल्लाह ने बड़ा फजल किया। लास्ट क्वेश्चन तारिक चौधरी साहब। मालिक साहब का एक क्लिप कोट किया था, तो उन्हीं मालिक साहब का क्लिप रात से ना बड़ा वायरल है। उन्होंने कहा कि एक बड़ी आला सतह मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में हुकूमत को कहा गया है कि आपके पास 5-6 महीने हैं, अगर इन 5-6 महीनों में फला शुबे में इस्लाहत में ठीक नहीं हुआ मामला तो फिर मामला किसी और तरफ जा सकता है। उनका मफहूम ये है, तो आपने देखा होगा, तो उस पर कुछ फरमाइएगा क्या है। वो तो मालिक साहब बता सकते हैं कि वो शाम को कहाँ बैठे थे, किस पहर बैठे थे, कौन था, क्या था, कैसे था, कब था। मैं तो इस पर कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं उस महफिल में नहीं था, मगर क्योंकि मालिक साहब उस महफिल में थे, वो सोच तो अपना नहीं बताएंगे बतौर साफ़ी, मगर आई हैव नथिंग टू से ऑन दिस।